मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर कांग्रेस ने नई चाल चली है। बिहार में हार के बाद पार्टी अब वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। इसी मकसद से आज कांग्रेस ने देश के 12 अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के शीर्ष नेताओं को बुलाकर एक अहम समीक्षा बैठक रखी है। इसमें मतदाता सूचियों में एसआईआर से जुड़े मामलों पर गहराई से विमर्श किया जाना है, ताकि समझा जा सके कि आखिर यह पूरा खेल कैसे और कहां से शुरू हुआ। आपके लिए पूरा खेल हुआ। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में अचानक हुई वृद्धि पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि बिहार चुनाव के दौरान मतदाता सूची में लगभग 3 लाख नए वोटर कैसे जुड़ गए, इसका जवाब चुनाव आयोग को हर हाल में देना चाहिए। कांग्रेस के अनुसार 6 अक्टूबर को मतदाताओं की कुल संख्या 7.42 करोड़ थी, लेकिन 11 नवंबर तक यह आंकड़ा बढ़कर 7.45 करोड़ पहुंच गया, जबकि मतदान प्रक्रिया चल रही थी। यही आंकड़े पार्टी के आरोपों को और भी धारदार बनाते हैं। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा ने भी चुनाव प्रक्रिया पर बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं तो नतीजे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करेंगे। वाड्रा का कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि उनके अनुसार जिस तरह से जबरदस्ती, दबाव और गलत तरीकों से सरकारें बनाई जा रही हैं, वह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उधर मेक्सिको में जेएनजी आंदोलन की आग भड़क गई है। नेपाल के बाद अब भारत के पड़ोस से बाहर अमेरिका से लगे मेक्सिको में भी हजारों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा से तंग आकर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की दीवारें तक गिरा डाली। हाथों में लाठियां और हथौड़े लेकर भीड़ ने पुलिस पर हमला बोला। ऐसे माहौल में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में भी भविष्य में ऐसा कोई व्यापक युवा आंदोलन देखने को मिल सकता है। पूर्व बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि राहुल गांधी का वोट चोरी अभियान लोकतंत्र को कमजोर करने की बड़ी साजिश है, ताकि चुनावी धांधली की गंभीर बहस को भटकाया जा सके। दुबे का आरोप है कि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, जिसमें वे बिना आधार के चुनावी प्रक्रिया पर निशाना साधते हैं। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी अपने रुख पर कायम हैं। करारी हार झेलने के बाद भी राहुल गांधी लगातार यह दावा कर रहे हैं कि चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। इसी दावे को पुख्ता करने के लिए वह जल्द ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें चुनावी तंत्र के कथित पक्षपात और अनियमितताओं पर वह कई सबूत पेश करने वाले हैं। इस कदम को पार्टी के लिए मनोबल बनाए रखने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है, ताकि कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाए कि कांग्रेस अभी भी लड़ाई में डटी हुई है। इसी बीच बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल तब आया जब पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी से निकाले जाने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। आर.के. सिंह ने पहली प्रतिक्रिया में कहा कि ऐसी जगह पर रहने का कोई लाभ नहीं है जहां अपराधों का इतिहास रखने वाले लोगों से सवाल पूछने पर नेता ही बेचैन हो जाएं। उनके बयान से साफ संकेत मिला कि बीजेपी में अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई करने वालों को भी दबाया जाता है। वहीं बंगाल की राजनीति में नया विवाद छिड़ गया है। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह कहे जाने पर कि अब बंगाल से भी जंगल राज हटाया जाएगा, तृणमूल कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। बंगाल की मंत्री शशि ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी गलतफहमी में न रहें, यहां बीजेपी की जीत आज भी एक दूर का सपना है। उधर बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतिम निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद भंग कर दी। इससे साफ है कि नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण का रास्ता अब खुल चुका है। कश्मीर में एक और विवाद और गहराया है। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर नब्बी के घर को सुरक्षा बलों द्वारा उड़ाए जाने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई केवल लोगों के भीतर गुस्सा
बढ़ाएगी, आतंकवाद खत्म नहीं करेगी। उनका कहना है कि अगर आतंक को ऐसे कदमों से खत्म किया जा सकता तो यह समस्या बहुत पहले ही सुलझ चुकी होती। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद के बाद भी आर्थिक रिश्तों में नई हलचल दिखाई दी है। मोदी सरकार और अमेरिकी प्रशासन के बीच पहली बड़ी डील साइन हुई है, जिसके तहत भारत अपनी सालाना जरूरत का करीब 10% यानी 2.2 मिलियन टन एलपीजी अमेरिका से खरीदेगा। पेट्रोलियम मंत्री का दावा है कि इस कदम से घरेलू सिलेंडर की कीमतों में राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं पर बोझ कम होगा। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा फैसला बांग्लादेश में आया। वहां की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। आरोप है कि हसीना ने हिंसा भड़काई, जिसके दौरान कई प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई। अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। बिहार चुनाव हार के बाद इंडिया गठबंधन में भी असंतोष की आवाजें उठने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने मांग की है कि अब गठबंधन की कमान अखिलेश यादव को सौंप दी जानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में न तो बिहार की जमीन पर असर देखने को मिला और न ही वोटर अधिकार यात्रा कोई बड़ा जनसमर्थन जुटा पाई। सूरत में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार को अपमानित करना विपक्ष का एक फैशन बन गया था और उनके खिलाफ बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। इधर मध्य प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश के मंत्री इंद्र सिंह परमार ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश एजेंट बता दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राम मोहन राय ने देश में धर्मांतरण की शुरुआत की थी। टीएमसी और कई विपक्षी दलों ने इसे बंगाल का अपमान बताते हुए कहा कि यह बयान बेहद शर्मनाक है। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव की जीत पर मायावती ने उन्हें बधाई दी है। मायावती ने कहा कि उनके उम्मीदवार को बार बार वोटों की गिनती कराकर हराने की कोशिश की गई, लेकिन बसपा कार्यकर्ताओं ने विरोधियों की हर चाल नाकाम कर दी। इधर परिवार और पार्टी से बेदखल तेज प्रताप यादव ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल की बैठक में एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बहन रोहिणी आचार्य को पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनाए जाने का प्रस्ताव भी दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मोर्चे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान और चीन को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी स्थिति में लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है और हमारी सेना हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के मंत्री इंद्र सिंह परमार, जिन्होंने राजा राममोहन राय को अंग्रेजों का दलाल बताया था, अब माफी मांग चुके हैं। उन्होंने एक वीडियो के जरिए कहा कि उनका बयान गलती से निकल गया था और वह इसके लिए दुखी हैं।